नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के सबसे अहम ब्लूप्रिंट की, यानी संविधान के अनुच्छेद 79 से 83 तक की। अगर कोई सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, ये सिर्फ ये समझना चाहता है कि हमारा ये विशाल लोकतंत्र आखिर किस वास्तुकला पर टिका है, तो ये चर्चा एकदम सटीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 79 के तहत संसद की बुनियादी नींव, फिर 80 और 81 में राज्यसभा और लोकसभा की संरचना, इसके बाद 82 में परिसीमन की प्रक्रिया और अंत में अनुच्छेद 83 के तहत सदनों के कार्यकाल को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और वो है द्विसदनीय व्यवस्था या बाय कैमरल लेजिस्लेचर। आसान भाषा में कहें तो हमारी विधायिका दो अलग अलग सदनों में बटी हुई है। दिलचस्प बात पता है क्या है? भारत ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को तो अपनाया, लेकिन उसमें अमेरिकी सिस्टम वाले संघीय या फेडरल तत्वों को बहुत ही शानदार तरीके से मिक्स कर दिया। चलिए अब आते हैं भाग 1 पर, दी फाउंडेशन यानी नींव, अनुच्छेद 89 संसद का मुख्य गठन। अक्सर एक बहुत ही आम गलतफहमी देखने को मिलती है कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसद एक त्रिकोणीय ढांचा है और इसमें राष्ट्रपति भी अनिवार्य रूप से शामिल हैं। राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यसभा जहां राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं लोकसभा सीधे नागरिकों की आवाज है। ये तीनों मिलकर ही संसद को पूरा करते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अनुच्छेद 80, उच्च सदन। संविधान ने राज्यसभा के लिए जो अधिकतम क्षमता या मैक्सिमम कैपेसिटी तय की है, वो है 250 सदस्य। हाँ, ये बात अलग है कि वर्तमान में वास्तविक संख्या इस अधिकतम सीमा से थोड़ी कम है, लेकिन हमारा संवैधानिक ब्लूप्रिंट इसी मैक्सिमम लिमिट को तय करता है। अब ये 250 सीटें कैसे बढ़ती हैं, इसे समझते हैं। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, और जो बचे हुए 12 सदस्य हैं वो एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जिन्हें सीधे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नॉमिनेट किया जाता है। सवाल आता है कि ये 12 लोग आखिर होते कौन हैं? दरअसल ये सीटें विशेष रूप से उन लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं जो 4 खास क्षेत्रों से आते हैं: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इसके पीछे सोच ये है कि इन क्षेत्रों के दिग्गज और अनुभवी लोग बिना कोई चुनाव लड़े सीधे देश की नीति निर्माण का हिस्सा बन सकें। एक बहुत ही कमाल की व्यवस्था है। तो चुनाव की यह प्रक्रिया काम कैसे करती है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा के लिए आम जनता सीधे वोट नहीं डालती। इसमें राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायक यानी एमएलए वोट डालते हैं। फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल करके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एकल संक्रमणीय मत के जरिए विजेताओं का फैसला होता है। ये अप्रत्यक्ष चुनाव जानबूझकर ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि फेडरल लेवल पर राज्यों की आवाज एकदम बुलंद रहे। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, द हाउस ऑफ द पीपल, अनुच्छेद 81, निचला सदन। अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों के बंटवारे को देखें तो अधिकतम 530 सदस्य सीधे राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का। ये पूरा स्ट्रक्चर इसी बात को पक्का करने के लिए बनाया गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों को उनकी आबादी के हिसाब से बिल्कुल एक समान और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व मिले। इन दोनों सदनों के चुनावों के बीच का जो लोकतांत्रिक अंतर है वो एकदम साफ है। एक तरफ राज्यसभा है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और जो हमारे संघीय ढांचे को मजबूत रखती है। दूसरी तरफ लोकसभा है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए देश की जनता सीधे अपने प्रतिनिधि चुनती है। लोकतंत्र का इससे सीधा और पारदर्शी रूप शायद ही कोई और हो। अब आते हैं भाग 4 पर, पुनर्समायोजन और परिसीमन, अनुच्छेद 82, गतिशील प्रतिनिधित्व। एक व्यक्ति एक वोट, समान मूल्य। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई कोट नहीं है, बल्कि परिसीमन के इस पूरे गणित के पीछे का असली दार्शनिक आधार है। हर जनगणना के बाद सीटों का फिर से बंटवारा करना और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को बदलना, इन सब के पीछे बस एक ही मकसद है कि भारत के हर नागरिक के वोट की ताकत एकदम बराबर होनी चाहिए। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो कई बार जनसांख्यिकी चिंताओं के कारण इस सीट आवंटन को रोका गया है। जैसे 1976 के 42वें संशोधन ने जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए सीटों के पुनर्वितरण को फ्रीज कर दिया था।
फिर 2001 में 84वें संशोधन ने कुल सीटों पर लगी इस रोक को और आगे बढ़ा दिया। हालांकि 2003 के 87वें संशोधन ने 2001 की जनगणना के आधार पर सीमाओं में बदलाव की इजाज़त दी। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सीटों की कुल संख्या पर लगी ये रोक साल 2026 में खत्म होने जा रही है। अब अगर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से सोचें तो ये 2026 के बाद होने वाला संभावित परिसीमन बहुत अहम हो जाता है। जब ये रोक हटेगी तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के राजनीतिक संतुलन पर कई गंभीर सवाल उठ सकते हैं और इसका सीधा असर हमारे भारतीय संघवाद पर यानी हमारे फेडरलिज्म पर पड़ना तय है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। संसद की इतनी विशाल वास्तुकला को समझने के बाद दिमाग में एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है, ये संस्थागत पिलर्स आखिर कितने मजबूत हैं, विशेष रूप से जब देश पर कोई बड़ा राष्ट्रीय संकट या इमरजेंसी आ जाए, तब ये सदन वक्त की इस कसौटी पर कैसे टिकते हैं। तो इसी के साथ हम आते हैं भाग 5 पर, सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83, संसद का जीवनकाल। यहाँ दोनों सदनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट बहुत दिलचस्प है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, जो देश में प्रशासनिक निरंतरता की गारंटी देता है। इसके एकदम उलट लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बिल्कुल 5 साल का होता है और उसके बाद इसे भंग कर दिया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र में नियमित रूप से जनता का नया जनादेश लिया जाए। लेकिन लोकसभा के इस 5 साल के नियम में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ बहुत ही खास अपवाद भी हैं। ऐतिहासिक रूप से 1975 के आपातकाल के दौरान हमने देखा था कि संसद कानून बनाकर इसके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। लेकिन एक सख्त नियम यह भी है कि आपातकाल खत्म होने के बाद ये विस्तार किसी भी हालत में 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। तो नींव रखने से लेकर उसके जीवन काल तक की इस पूरी संवैधानिक यात्रा को अगर समेटें तो अनुच्छेद 79 में गठन, 80 और 81 में संरचना, 82 में परिसीमन और 83 में कार्यकाल, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे एक बार समझ लिया तो संसद का पूरा ढांचा दिमाग में एकदम साफ हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर संसद की यह संरचना भारत की संघीय और लोकतांत्रिक आत्मा को इतनी खूबसूरती से दर्शाती है, तो 2026 का आगामी परिसीमन इस भव्य संवैधानिक वास्तुकला को क्या नया आकार देगा? ये बदलाव हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में बहुत अहम होने वाला है। तो स्रोत सामग्री पर आधारित आज के सेक्समनर को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए साथ बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और जागरूक बने रहिए।